हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेयर्स क्लब लर्न टू लीड। दिस इज आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 4 मई 2021 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो कल वीडियो ये नहीं अपलोड हो पाया था कुछ टेक्निकल वजह के कारण, लेकिन आज ये वाला वीडियो तो आप देख ही रहे हो, लेकिन 5 वाला भी जो है वो हम मोस्ट प्रोबेबली 7 बजे तक जो है वो अपलोड कर देंगे। तो यार वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलेगी। तो गाइस, आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम क्या है? करियर्स क्लाउड। उसको आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप 1 साल की या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं, मतलब 12 महीने या 24 महीने की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और गाइस, ऑलरेडी इसका प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमने कम रखा हुआ है। एक बार आप चेक करेंगे तो आपको खुद आइडिया होगा कि इतने कम प्राइस पे हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आप इसको परचेज क्यों करोगे? मतलब हम इसके अंदर आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर का मतलब है हम इसमें आपको प्रोवाइड करेंगे 3 तरह के सेक्शंस। एक में मिलेंगे डिटेल्ड करंट अफेयर पर्टिकुलर उसी दिन के, एक में आपको मिलेगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स उसी दिन का, और एक होगा क्विज सेक्शन जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा दोस्तों वीकली सेक्शन। वीकली सेक्शन के अंदर आपको 3 तरह के सेक्शंस होंगे। एक में होगा डिटेल्ड करंट अफेयर पर्टिकुलर उसी दिन का, बेसिकली उसी वीक का, और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स होंगे उसी वीक के, और साथ ही साथ जो है वो क्विज सेक्शन होगा जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर क्या कर सकते हो? अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा दोस्तों मंथली सेक्शन। मंथली सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप करंट अफेयर्स को क्या कर सकते हो? रिवाइज कर सकते हो, और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और रिवाइज किस तरह से करोगे? जैसे कि आपने स्टडी पीडीएफ ले लेनी है, स्टडी पीडीएफ को पढ़ोगे, डिटेल्ड करंट अफेयर होगा थ्योरेटिकल फॉर्म में, फिर उसको रिवाइज करना है क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट वाली पीडीएफ से। फिर आप बेस्ट 100 करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हो, वो भी आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में मिलेंगे। एक मिलेगी पॉकेट पीडीएफ जिसको 2 लाइनर या 3 लाइनर में करंट अफेयर होंगे और आप रिवाइज आसानी से कर सकते हो। लेकिन आपकी प्रेपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आपको देने स्मार्ट पीडीएफ, जिसको हम कहते हैं टॉपिक वाइज पीडीएफ। मतलब अगर आपको लगता है कि यार पर्टिकुलर सेक्शन मैंने अपना एग्जाम से पहले रिवाइज करना है किसी एक सेक्शन को, लाइक स्पोर्ट्स को, लाइक एप्स एंड वेब पोर्टल को, इंपॉर्टेंट डेज को, तो आप यहां से रिवाइज कर सकते हो, और इससे आपकी प्रेपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट होगा बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन, जो कि बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए हम स्पेशली प्रिपेयर करते हैं। उसमें आपको 3 चीजें मिलेंगी। डिटेल्ड करंट अफेयर मिलेगा पर्टिकुलर उसी बैंकिंग एंड इकोनॉमी सेक्शन का, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स मिलेंगे बैंकिंग एंड इकोनॉमी के, और एक क्विज सेक्शन होगा जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा दोस्तों एग्जाम पीडीएफ सेक्शन। अगर आप एक ही पीडीएफ से सारा का सारा करंट अफेयर रिवाइज करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपके लिए है। मतलब 2021 का जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल अब कंप्लीट हो चुका है, तो उसका सारा करंट अफेयर एक ही पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा। तो एग्जाम से पहले इस पीडीएफ को उठाएं और उससे रिवाइज करें। नेक्स्ट होगा स्पेशल करंट अफेयर, मतलब बजट और इकोनॉमिक सर्वे। अगर बजट का और इकोनॉमिक सर्वे का इंपॉर्टेंट डाटा आप पढ़ लेते हो, और इसमें हम आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताएंगे जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी आपको एक पीडीएफ मिलेगी। तो आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा स्टेट करंट अफेयर। जो बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट यार वो अपने स्टेट की तैयारी तो कर ही रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? आप जो है वो स्टेट करंट अफेयर्स जो है वो यहां से करोगे, क्योंकि हम हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी को क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। तो ये कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी है आपको, सारी चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल रही है। इवन डेली, वीकली, मंथली सारी चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। आपने बस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लॉग इन करना है ईमेल आईडी के थ्रू। उसके बाद क्रैक करंट अफेयर के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल की या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। प्राइस यार बहुत ज्यादा लो है, एक बार मेरे कहने से चेक जरूर कर लें। लेना ना लेना आपकी चॉइस है, लेकिन चेक जरूर कर लें। और इतने कम प्राइस पे हम आपको ये सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके ऊपर भी यार 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मेरी तरफ से आपको मिल रहा है अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे आप हमें मेल कर दें, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या वीडियो के नीचे आप कमेंट छोड़ दें, मैं पर्सनली जो है वो रिप्लाई करता हूं, तो आपके कमेंट का रिप्लाई जो है वो मैं कर दूंगा, जो भी सहायता होगी मेरी तरफ से की जाएगी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 4 मई 2021 का। लेकिन यार मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक करना है। कितने टारगेट है? 700 प्लस का टारगेट है। सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के साथ, और पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एरोप्लेन व्हिच वाज टेस्टेड इन कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और मैं आप सब बच्चों को बताना चाहूंगा कि ये पहली बार इस फ्लाइट का टेस्ट नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस फ्लाइट का टेस्ट हो चुका है। मतलब ये दूसरी बार है जो इस फ्लाइट का टेस्ट जो है वो किया जा रहा है। तो इसको आपने क्या रखना है? याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए।
और पहली बार जब टेस्ट किया गया था तब किया गया था 2019 में, मतलब अप्रैल 2019 में इस फ्लाइट का पहला टेस्ट किया गया था। इसको बनाने वाली कंपनी कौन है? इसको बनाने वाली है स्ट्रेटो लॉन्च। दोस्तों याद रखना है कौन सी कंपनी है, स्ट्रेटो लॉन्च। तो आंसर क्या होगा इसका? रॉक होगा। रॉक जो है वो कोड नेम है इस पूरे एरोप्लेन का, और स्टेटो पॉज या आप कह सकते हो स्टेटो लॉन्च जो है वो इसका क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि यूएस बेस्ड एक एरोस्पेस कंपनी है जिसने इसको सेकंड फ्लाइट को टेस्ट किया है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसकी जो टोटल विंग स्पैन है, क्योंकि ये दो आप कह सकते हो प्लेन्स को कंबाइन करके बना है, आप पिक्चर देखें तो आपको क्लियर हो जाए, ये दो प्लेन्स को कंबाइन करके बना है। और इसका जो विंग स्पैन है पूरा का पूरा, ये कितने फीट है? ये 385 फीट है दोस्तों। 385 फीट है, मतलब 117 मीटर जो है ये इसका पूरा विंग स्पैन है, जो मतलब पंखे की जो लंबाई है वो इतनी है। और स्ट्रेटो लॉन्च जो है वो इसकी कंपनी है। यही चीजें जो है वो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस कंपनी ने इसको बनाया है, इसका नाम क्या है, और इसका सेकंड टेस्ट फ्लाइट था, ये पहला हो चुका है 2019 में। स्ट्रेटो लॉन्च ने इसको बनाया है और इसका टेस्ट फ्लाइट कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किया गया। दो फ्लाइट्स को कंबाइन करके बना, और विंग स्पैन जो है वो 385 फीट या फिर 117 मीटर जो है वो इसकी क्या होगी? लंबाई होगी। और इसकी कैपेसिटी दोस्तों 5,50,000 पाउंड का ये पे लोड जो है वो उठा सकता है। और इसकी टॉप स्पीड जो है वो अप टू 190 एमपीएच है, या आप कह सकते हो 320 केपीएच है। तो मतलब किसी भी तरह से आप इसको आइडिया ले सकते हो। और सारी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। और स्ट्रेटो लॉन्च आपको पता लग चुका है कि हेडक्वार्टर इसका कहां पे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द थर्ड हाईएस्ट ऑर्डर डेकोरेशन ऑफ जापान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन? ये उस अवार्ड का दोस्तों नाम है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ये थर्ड हाईएस्ट ऑर्डर है जो जापान गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, और ये मिला है एक लेडी को जिन्होंने जो जापान के कल्चर है उसकी लैंग्वेज को प्रमोट किया है, खास करके कर्नाटका के अंदर। और जो काउंसिलेट जर्नल ऑफ जापान जो बेंगलुरु के अंदर उनका ऑफिस है, तो उन्होंने ही इसको जो है वो दिया है। और आंसर क्या होगा? श्यामला गणेश। तो नाम याद रखना है दोस्तों, आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं, जापान टू कॉन्फर ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस डेकोरेशन। आप देख सकते हो गोल्ड एंड सिल्वर रेस जो है इसका डेकोरम है। और साथ ही साथ बेंगलुरु टीचर श्यामला गणेश जी को यह अवार्ड दिया गया है। और क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने जापानीज कल्चर और लैंग्वेज को कर्नाटका के अंदर क्या दिया है? प्रोत्साहन दिया है। इससे क्या हुआ? जापान और इंडिया के बीच में जो फ्रेंडशिप है उसको प्रमोट किया इन्होंने, तो जिसके कारण जापान गवर्नमेंट ने स्पेशली इनको क्या किया है? जो है वो सम्मानित किया है। और इवन उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलके जो है वो एक जापानीज लैंग्वेज स्कूल भी स्टार्ट किया था 1983 में, जिससे क्या हुआ? जापान कल्चर जो है वो और क्या हुआ? यहाँ पे इंप्रूव हुआ। और दिस इज द थर्ड हाईएस्ट ऑर्डर नेशनल डेकोरेशन अवार्ड बाय द जापानीज गवर्नमेंट। क्योंकि अगर आप देखोगे जापानीज ये जो ऑर्डर देते हैं वो 6 अलग अलग क्लासेस में देते हैं। जो 5th क्लास है उनकी, उसको कहते हैं गोल्ड एंड सिल्वर रेस। एंड ये उन लोगों को दिया जाता है, उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिनकी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है जापान के प्रति या जापान के लिए, तो उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो ये आपने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन याद रखनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? नाम है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नाम। और नाम क्या है हमारे पास? गणेश से भी याद रख सकते हो, श्यामला गणेश जी से भी याद रख सकते हो। जापान के बारे में आप लोगों को पता ही है, कैपिटल टोक्यो है, करेंसी जापानीज येन है, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिडे सुगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे और भी ऑप्शंस जो हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है एक नाम, क्या आपको दिख रहा है? मानसा वाराणसी। मानसा वाराणसी जो है वो रिसेंटली बनाई गई हैं फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020। याद रखना है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड, मिस इंडिया वर्ल्ड 2020, ये वीएलसीसी की तरफ से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास नाम आता है प्रियम चटर्जी। प्रियम चटर्जी को अवार्ड मिला था। ये बेसिकली पुरानी बात हो चुकी है, मतलब मैं बात कर रहा हूं 2019 की, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हो। फर्स्ट इंडियन शेफ है ये, फर्स्ट इंडियन शेफ हैं जिनको फ्रेंच ऑनर मिला है। क्या मिला है? जिनको फ्रेंच ऑनर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास अगला नाम संजना कपूर। संजना कपूर जी को मिला था फ्रेंच ऑनर फॉर थिएटर आर्टिस्ट, फ्रेंच ऑनर फॉर थिएटर आर्टिस्ट। लेकिन ये भी अवार्ड उनको 2020 के स्टार्टिंग में मिला था। तो इसमें जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा करंट अफेयर पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। ये इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं जो किसी ना किसी को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द 4th डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबी। क्योंकि आपको पता है यार, बीपी कनगो जी रिटायर हो गए थे, पहले वो तो 2020 में ही हो जाते, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 उनका टाइम पीरियड जो है वो क्या कर दिया गया था? एक्सटेंड कर दिया गया था, जिसके कारण जो है वो 2021 में
अब वो 2 अप्रैल को वो रिटायर हो गए, तो इवन एक्सटेंशन भी खत्म हो चुकी थी उनकी, तो नए डिप्टी गवर्नर लगाए गए हैं। ऑलरेडी 3 कौन कौन से हैं हमारे पास? ऑलरेडी 3 हैं हमारे पास, लाइक आप कह सकते हो महेश कुमार जैन है हमारे पास, आपने शायद सबके सारे बच्चों को पता होगा यार, महेश कुमार जैन है, मिशेल देबपात्रा हैं या मिशेल डी पात्रा हैं, और राजेश्वर राव हैं, और महेश कुमार जैन जी का नाम तो पता है। और अब बना दी गए टी रविशंकर। लेकिन आपको एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि किस गवर्नर को रिटायर किया गया था, तो आपने याद रखना है डिप्टी गवर्नर कौन थे? बीपी कनगोजे, जिनको रिटायर किया गया है। और ये 4th बने हैं, और रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया है कि इनको लगाएंगे। और आपको पता है कितने टाइम पीरियड के लिए लगाया जाएगा? 3 साल के लिए इनको लगाया जाएगा। तो आप यहाँ पे इनका फोटो देख सकते हो, टी रवि कुमार जी को, टी रविशंकर जी को, कि डिप्टी गवर्नर लगाए गए हैं आरबीआई के, और इस चीज को आपने याद रखना है। ऑलरेडी वो आरबीआई के रिसर्च ऑफिसर में रह चुके सितंबर 2020 में, इवन करंटली सर्व भी कर रहे थे एज ए चेयरमैन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस, जो कि आरबीआई की एक सब्सिडरी है, उन्हीं की कंपनी है, तो उसमें ये एज ए चेयरमैन भी काम कर रहे थे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी पहले इन्होंने काम किया है, सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश के अंदर भी जो है वो इन्होंने काम किया है। तो मतलब अलग अलग जगह पे इनका एक्सपीरियंस जो है वो रहा है, इसलिए आपने याद रखना है टी रवि शंकर। लेकिन दोस्तों बाकी नाम जो हैं ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सबसे पहला नाम देख रहे हो जयंत, इनको आरबीआई की ही एक कमेटी का जो है वो चेयरमैन लगाया गया था। और जयंत कुमार दास जी को कौन सी कमेटी का लगाया गया था? जो डिजिटल लैंडिंग फ्रॉड्स के ऊपर चर्चा करेंगे, डिजिटल लैंडिंग फ्रॉड्स के ऊपर चर्चा करेंगे, उस कमेटी के प्रधान या हेड कौन थे? जयंत कुमार दास जी। नेक्स्ट आप देख रहे हो एक नाम एनएस विश्वनाथन, इनको अपॉइंट किया गया था विश्वनाथन जी को एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल या कमेटी, जिसको कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर भी कहा जाता है, किसकी तरफ से अपॉइंट की गई थी? आरबीआई की। ये वन ऑफ दी ओल्ड आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। नेक्स्ट सेनापति गोपालकृष्णन, जो आरबीआई का इनोवेशन हब था उसके सबसे पहले हेड जो है वो कौन थे? सेनापति क्रिस गोपालकृष्णन। तो याद रखना है कौन थे? सेनापति क्रिस गोपालकृष्णन, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो इस चीज को, सारी अपॉइंटमेंट्स को याद रखना है। यहाँ पे फोटो आप देख सकते हो, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं। हु वन फॉर्मूला 1 पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स 2021? आपको पता है दोस्तों 3 ग्रैंड प्रिक्स जो है वो ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे इसको मिला के हो जाएंगी। जैसे सबसे पहले थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, उसके बाद थी एमिलिया रोमाना ग्रैंड प्रिक्स। तो आपने याद रखना है कि बहरीन को किसने जीता था? लुइस हैमिल्टन ने जीता था। एमिलिया रोमाना ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता था? ये जीता था मैक्स वर्स्टैपन ने। तो अब दोनों में से ये वाली पोर्तुगीज वाली किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपन ने नहीं जीती दोस्तों। आंसर क्या होगा? लुइस हैमिल्टन होगा। तो बी आंसर जो है वो क्या होगा? सही होगा। और सारे बच्चों को यार पता होना चाहिए कि लुइस हैमिल्टन जो है वो कौन सी कंट्री से जो है वो क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लुइस हैमिल्टन जो है वो कहां से बिलोंग करते हैं? ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये याद करने की जरूरत नहीं कि लुइस हैमिल्टन ने कितनी रेसेस जीती हैं, क्योंकि पूरे साल में जितनी होंगी उसमें 90% जो है वो यार कौन बंदा जीतता है? लुइस हैमिल्टन जीतते हैं। तो याद रखने वाली बात ही नहीं है। ये देखो कि कौन सी नहीं जीती, जैसे कि एमिलिया रोमाना ग्रैंड प्रिक्स, ये किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपन ने। और इस रेस में वो कौन से नंबर पे थे? सेकंड पे। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। इसके बाद वाल्टेरी बोतास, ये बेसिकली बिलोंग करते हैं फिनलैंड से, और ये ज्यादातर तीसरे नंबर पे ही रहते हैं, 3rd नंबर पे रहते हैं। इवन ये 15th टाइम हुआ है, 15th टाइम हुआ है कि तीनों जो हैं वो एक पोडियम पे इकट्ठे खड़े हुए। आपने देखा होगा वो स्टेप्स लगे होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरी पोजीशन वाला, तो वहां पे ये खड़े हुए थे। और ऐसा 15th टाइम हुआ है, 15वीं बार हुआ है कि तीनों जो है वो फिर से जो है वो एक ही पोडियम के ऊपर या एक ही स्टेज के ऊपर जो है वो खड़े थे एज ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मतलब कभी कोई पहले या कभी कोई पहले, लेकिन तीनों इकट्ठे थे। तो इस चीज को याद रखना है। और जैक मिलर, यार इन्होंने भी एक रेस जीती है रिसेंटली, लेकिन वो F1 से छोटी रेस है, जिसको कहते हैं मोटो ग्रैंड प्रिक्स। मोटो ग्रैंड प्रिक्स जो है वो बेसिकली जीती है ऑस्ट्रेलिया के जैक मिलर ने। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट थी नहीं कहूंगा। इसको स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स भी कहा जाता है, याद रखना है। मोटो जीपी जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर जैक मिलर ने जीता है, जिसको स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जो है वो, क्योंकि स्पेन के अंदर हुई है इसलिए इसको स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स भी कहा जाता है। तो बहरीन को भी याद रखना है, एमिलिया रोमाग्ना को भी याद रखना है, और साथ ही साथ आपने याद रखना है पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स को भी। लेकिन इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ये 97th करियर विक्ट्री थी। और इसके साथ साथ आपने याद रखना है कि इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? इसको ऑर्गेनाइज करता है चैंपियनशिप को फेडरेशन इंटरनेशनल द ऑटोमोबाइल, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? पेरिस के अंदर। मतलब मैं कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूं यहां पे? फ्रांस की। किसकी बात कर रहा हूं? फ्रांस की। अगले क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। लेकिन यार आपने 700 प्लस लाइक्स प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि आप इसी के जरिए हमें मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकते हो। सब्सक्राइब करना है चैनल को और शेयर करना है वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ताकि हमारा रीच जो है वो बढ़ सके। निर्मला सीतारमन जी ने वर्चुअली इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस इन विच इंस्टीट्यूट। तो यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया ने हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर कदम रख लिया। मतलब मशीन्स के थ्रू, एक तरह से वो प्रिंटर की तरह दिखते होंगे, मतलब ऐसे लग रहा होगा प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन मशीन के थ्रू जो है वो बिल्डिंग्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। और आपको शायद हैरानी होगी, क्योंकि जब मैंने इस न्यूज़ को पढ़ा था तो बहुत ज़्यादा हैरानी हुई थी इसके अंदर। ये टेक्नोलॉजी पुरानी है, मतलब काफ़ी कंट्रीज में आ चुकी है, लेकिन इंडिया में जो है वो इसका यूज़ करना स्टार्ट किया है। और इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड हाउस, मतलब जो मशीन के थ्रू प्रिंट करके बना हुआ है, वो कौन सा है? IIT मद्रास कैंपस के अंदर इसको बनाया गया। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें IIT मद्रास का ही जो एक स्टार्टअप था उसने ही इसके अंदर जो है वो बनाया है, जिसका नाम था तवास्ता। तो याद रखना है, तवास्ता जो है वो IIT मद्रास का ही एक स्टार्टअप है। उन्होंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी कुछ एनजीओस के साथ मिलकर, जैसे हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, इन एनजीओस के साथ मिलकर इन्होंने स्टार्ट किया। थोड़ा हैरानी वाली बात क्या है कि इसको सिंगल स्टोरी बिल्डिंग को जो है वो 5 दिन के अंदर बना लिया गया। मतलब 5 दिन के अंदर पूरी बिल्डिंग को बना लिया गया जो सिंगल स्टोरी थी। और 600 स्क्वायर फीट जो है वो पूरा एरिया था, जो कंक्रीट 3D प्रिंटिंग से बनाया गया। तो निर्मला सीतारमन जी भी खुद बहुत खुश हुई, क्योंकि उनका मानना है कि अगर इसी तरह से 5-5 दिन के अंदर हम सिंगल स्टोरी हाउस बना सकते हैं, तो 2022 के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है हाउसिंग फॉर ऑल, वो पूरा हो जाएगा। मतलब जो हाउसिंग फॉर ऑल, सबको घर देने का जो योजना है, वो पूरी की पूरी यहाँ पे क्या हो सकती है? कंप्लीट हो सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका उद्घाटन निर्मला सीतारमन जी ने किया, लेकिन वर्चुअली किया है बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो IIT मद्रास चेन्नई तमिलनाडु के अंदर इसका किया गया है सोल्यूशन। और तवास्ता जो कि IIT मद्रास का ही एक मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन हब है, तो उन्होंने इसको क्या किया है? बनाया है। तो सिंपल चीज़ है, याद रखना है बस, और इसमें कुछ नहीं है कहाँ पर बनाया गया, बस ये देखना है। नेक्स्ट आते हैं, हु लॉन्च द ज्वाइंट मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 2021 इन अल्बानिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज को डिफेंडर यूरोप 2021 कहते हैं। एक तो ये याद रखना है, क्योंकि 2021 में हुआ तो 21 नाम दिया गया। लेकिन दोस्तों इसको लीड किसने किया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन इसको किसी कंट्री ने नहीं ऑर्गेनाइज किया। ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया? इसको नाटो ने ऑर्गेनाइज किया। मतलब आंसर आपके पास क्या होगा? ए होगा। तो नाटो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसकी ये ज्वाइंट मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका नाम है डिफेंडर यूरोप 21। और ये कहां पे हुई? अल्बानिया के अंदर हुई है। ये अभी 26 अप्रैल से लेकर 10 जून तक अभी ये एक्सरसाइज चलेगी, 10 जून तक चलनी है ये। इसको लीड किसने किया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि ये एनुअल एक्सरसाइज है दोस्तों, हर साल होती है। किस किस के बीच में? यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। और दूसरी तरफ कौन होता है? दूसरी तरफ होता है नाटो कंट्रीज। मतलब नाटो कंट्रीज का मतलब है, मैं बात कर रहा हूं उन 30 कंट्रीज की जो कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से बिलोंग करती हैं। 30 कंट्रीज जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से क्या करती हैं? बिलोंग करती हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? नाटो ऑर्गेनाइजेशंस की कंट्रीज। तो आपने याद रखना है, इसके अंदर अलग अलग तरह की ट्रेनिंग की गई है, अलग अलग कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट किए हैं। और ये ऐसी सबसे बड़ी एक्सरसाइज जो है वो मानी जाती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, जो कि वेस्टर्न बल्कन एरिया में हुई है। मतलब वेस्टर्न बल्कन एरिया का मतलब है नॉर्थ मैसेडोनिया, रोमानिया, बुल्गारिया, बोस्निया, इन कंट्रीज में अगर आप मिलाएंगे तो सबसे बड़ी ड्रिल जो है वो की जाती है। और आपने याद रखना है, इसमें 28,000 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नाटो फोर्सेस ने क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। तो और आंसर क्या होगा? नाटो होगा। और नाटो के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन एक बार आप यहां पे चेक जरूर कर लें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको लीड किया है। 28,000 यूएस और नाटो फोर्सेस ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये पहली ऐसी लार्ज ड्रिल मानी जाती है जो वेस्टर्न बल्कान एरिया में हुई है। बल्कान एरिया का मतलब, मैं वेस्टर्न बल्कान एरिया का मतलब नॉर्थ मैसेडोनिया, रोमानिया, बोस्निया, बुल्गारिया, क्रोटिया, तो ये वाली कंट्रीज जो है वो इसके अंदर आती हैं। और नाटो दोस्तों इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, जो 30 यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के द्वारा इसको चलाया गया है। कौन से ईयर में इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों? नाटो की स्टैब्लिशमेंट की गई थी 1949 के अंदर, 1949। और मेंबर कंट्रीज जो भी इसकी हैं, उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ कि हम एक दूसरी कंट्री की एक्सटर्नल पार्टी के थ्रू अगर अटैक किया जाता है तो हम क्या करेंगे? सहयोग उसके अंदर करेंगे। तो इस चीज को आपने याद रखना है। और रिसेंटली एक बांग्लादेश की भी एक्सरसाइज हुई थी, जिसका नाम क्या था? शांतिर। याद रखना है, शांतिर ओग्रो सेना।
तो इसमें बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और इंडिया, इन कंट्रीज ने क्या किया था, इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था और यूनाइटेड नेशन की काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज के तौर पे इसको प्रमाणता मिली हुई है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर दोस्तों आपको पूछ सकता है एग्जामिनर, याद रखना है हेडक्वार्टर कहां पे है, ब्रसल है दोस्तों। कहां पे, ब्रसल। जहां पे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है वहीं पे जो है वो आपको किसका मिलेगा, नाटो का। ब्रसल मतलब कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूं, बेल्जियम की बात हो रही है। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच नियो बैंक पार्टनर विद फेडरल बैंक टू ओपन इंस्टेंट सेविंग अकाउंट। हमने कुछ ही दिन पहले एक क्वेश्चन किया था कि जो गूगल पे क्रिएटर्स हैं उन्होंने एक बैंक बनाया था नियो बैंक, फेडरल बैंक के साथ मिलके, और उस नियो बैंक का नाम क्या है, वही नियो बैंक है अब जिसने फेडरल बैंक के साथ मिलके ये ओपन इंस्टेंट सेविंग अकाउंट खोला है बाकी लोगों के लिए। और नियो बैंक के बारे में आपको पता ही है कि इसकी कोई वर्चुअल ब्रांचेस नहीं होती, ये सारा काम जो है वो क्या करते हैं, ऑनलाइन ही करते हैं। तो मतलब मेरे ख्याल से मुझे शायद कुछ बताने की इसमें जरूरत नहीं है। और इवन जो सैलरीड मिलेनियल्स हैं, मतलब जो यंग एज के लोग हैं, उनको जो है वो यहाँ पे एक इंस्टेंट अकाउंट खोलने की जो है वो अनुमति मिल जाएगी। और इस बैंक का दोस्तों नाम क्या है, फाई। कैसे याद रखना है, फाई, क्योंकि ये बनाया है गूगल पे क्रिएटर्स ने, जिनका नाम है सुजित नारायण और सुमित गवालानी एंड सुजित नारायणन, चाहे ओनली याद कर लें सुजित एंड सुमित, उन्होंने ये फाई बैंक की स्थापना जो है वो की थी। तो मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी, आपको याद रहेगा कि कैसे हम जो है वो इसकी बात जो है वो कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, फाई होगा। आप यहां पे भी देख सकते हैं, बेंगलुरु बेस्ड नियो बैंक फाई हैज पार्टनर विद फेडरल बैंक टू इशू इंस्टेंट सेविंग अकाउंट इक्विप विद द डेबिट कार्ड इन अंडर 3 मिनट्स फॉर सैलरी। मतलब आप कह सकते हो कि 3 मिनट के अंदर अंदर आपको सैलरीड अकाउंट जो है वो खोल के दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो आप बाकी ऑप्शंस देख रहे हो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे चेकबुक.com जो कि बहुत ही फेमस है, ये इंडिया का पहला नियो बैंक है, ध्यान से सुनियो, फर्स्ट नियो बैंक है ये, जो कि सिर्फ किसके लिए काम करेगा, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए काम करेगा, स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए काम करेगा, लाइक करियाना स्टोर, मर्चेंट्स, केमिस्ट, उनके लिए काम करेगा। नेक्स्ट है फैम पे, ये फर्स्ट नियो बैंक है दोस्तों टीनेजर्स के लिए, फिर है फिन इन, इसका काम क्या है, ये इंडिया का पहला फुल फ्लेश्ड नियो बैंक है। फुल फ्लेश्ड का मतलब है उसमें स्मॉल बिजनेस भी आ गए, टीन भी आ गए, कस्टमर सारे के सारे तरह के कस्टमर आ जाएंगे। तो इस चीज को आपने क्या रखना है यहाँ पे याद। और रिसेंटली आपको पता है कि एक नियो बैंक और लॉन्च हुआ था जिसका नाम था एसवेयर नियो बैंक जो है वो एसवेयर कंपनी ने जो है वो बनाया था, जो कि आप कह सकते हो केरला के अंदर स्टैब्लिश है, तो उन्होंने उसकी शुरुआत जो है वो की थी। तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, एसवेयर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज, उन्हें एस मनी नियो बैंक जो है वो ओपन किया था येस बैंक और आईसीआईसीआई के साथ मिलकर। क्योंकि नियो बैंक के पास यार अपना लाइसेंस नहीं होता, बैंकिंग लाइसेंस, तो वो किसी और बैंकिंग लाइसेंस के ऊपर काम करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, फाई जो है वो किसके बैंकिंग लाइसेंस के ऊपर काम कर रहा है, फेडरल बैंक के। ऐसे ही आप देख रहे हो एस मनी नियो बैंक किसके साथ काम कर रहा है, आईसीआईसी और येस बैंक के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो इस तरह से जो है वो आपने इसको याद रखना है। और आपने फेडरल बैंक के बारे में दोस्तों याद रखना है, क्या याद रखना है फेडरल बैंक के बारे में, कि इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता ईयर, लेकिन यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ इंपॉर्टेंट है, श्याम श्रीनिवासन। तो याद रखेंगे क्या नाम है, श्याम श्रीनिवासन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, केरला के अंदर है। और साथ ही साथ आपने याद रखना है टैगलाइन, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। फाई के बारे में मैं सारी चीजें बता चुका हूं। वैसे तो 2019 में इसका गठन किया गया था, लेकिन इसको अभी लाइसेंस के बेसिस पे फेडरल बैंक की जरूरत पड़ी। को फाउंडर मैं पहले बात कर चुका हूं, सुजीत नारायण और सुमित गवलानी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेसएक्स कैप्सूल विच वाज कैरिंग 4 एस्ट्रोनॉट्स एंड रिटर्न फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, लेकिन हमने इसको कवर किया हुआ है, इसलिए मतलब मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा इस क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज जो है जो क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर है। और वो क्या है कि उस कैप्सूल का नाम बताओ जिससे 4 एस्ट्रोनॉट जो है वो गए थे। ये नवंबर 2020 में दोस्तों जो है वो गए थे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे। वहां पे जो है वो इन्होंने, आप कह सकते हो कि स्पेस साइंस के बारे में जो है वो जिक्र करने के लिए जो है वो इनको चारों को भेजा गया था, लेकिन अब ये वापस आ चुके हैं। मतलब इनको भेजा, अगर आप देखोगे तो 15 नवंबर 2020 को भेजा गया था। 4 साइंटिस्ट हैं दोस्तों, जिसमें से 3 जो हैं वो यूएसए से बिलोंग करते हैं, एक जो है वो कहां से बिलोंग करता है, जापान से बिलोंग करता है। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम है दोस्तों कैप्सूल का रेजिलियंस। तो याद रखना है रेजिलियंस, क्योंकि इंजेन्युटी आपको पता है ये तो यार हेलीकॉप्टर का नाम है, मतलब ये कॉप्टर है जो कि मार्स पे भेजा गया था। परसेवरेंस जो है वो रोवर है, ये भी मार्स है। आदित्य L1
वन आपको पता है सन मिशन है इंडिया का, इसरो का, जो कि 2022 के एंड में जो है वो लॉन्च किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप साथ में याद रखोगे। आप 4 एस्ट्रोनॉट यहां पे देख रहे हो, जिसमें से एक आपको जो एस्ट्रोनॉट मिलेगा वो कहां का, जापान का, जिनका नाम क्या है, सोइची नोगुचू। तो यहां पे मैं लिख देता हूं SOICHI, चाहे ओनली यही याद कर ले, सोइची नोगुचू, ये जापान से बिलोंग करते हैं। लेकिन अदरवाइज जो बाकी हैं लाइक विक्टर ग्रोवर आप देख रहे हो, माइक हॉपकिंस देख रहे हो, शैनन वॉकर देख रहे हो, ये तीनों के तीनों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। लेकिन चारों नाम जो है वो एक बार पढ़ जरूर लेना ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना आए। तो सिंस द अराइवल ऑफ अपोलो 8 इन द पैसिफिक ओशन ऑन December 27, 1968, यूएस क्रू फर्स्ट नाइट टाइम स्प्लैश डाउन इन डार्कनेस, मतलब ये अंधेरे में रात को जो है वो वापस आए थे। सिंस द अराइवल ये हम कर चुके हैं। और कैप्सूल का नाम क्या है, रेजिलियंस, और ये 167 दिन का जो है वो क्या रहा मिशन, क्योंकि 15 नवंबर को गए थे, अभी वापस आ गए। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो संख्या थी वो एस्ट्रोनॉट्स की 11 हो चुकी थी, अब इन 4 के वापस आ जाने से कितने हो गए, दोबारा से 7 हो गए हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा जो है वो अपनी नॉलेज को और एनहेंस कर सकते हो। और इस मिशन को दोस्तों क्रू 1 मिशन भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, क्रू 1 मिशन। अभी नासा ने जो है वो हमने रिसेंटली कवर किया था क्वेश्चन 23 अप्रैल को, कि स्पेसएक्स और नासा के द्वारा जो है वो क्रू 2 मिशन भी लॉन्च किया गया, जिसमें से 4 एस्ट्रोनॉट जो है दोबारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो है वो भेजे गए हैं। तो इसके बारे में आपने थोड़ा सा याद रखना है। और दोस्तों स्पेसएक्स के बारे में हमेशा याद रखें, इसके सीईओ जो है वो एलन मस्क हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन ऑल ओवर वर्ल्ड। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और नासा का इसमें साथ रहा है, तो नासा के बारे में भी याद रखें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका गठन 1958 में किया गया था। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है दोस्तों, इसके बिल नेल्सन है, याद रखना है, बिल नेल्सन। और ये 14th एडमिनिस्ट्रेटर है, इससे पहले स्टीव थे, तो याद रखना है ये 14th नासा एडमिनिस्ट्रेटर है बिल नेल्सन। चीफ साइंटिस्ट कौन है, जिम ग्रीन, तो ये भी आपने याद रखना है क्योंकि ये एक एक पोजीशन होती है नासा के अंदर, तो आप याद रख सकते हो। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों, हु इज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो आपको ये पता होना चाहिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो चेयरमैन होगा दोस्तों, वो हमारा कोई भी पुराना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है या जज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये आपने याद रखना है। लेकिन फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, कोई करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है इसका, जस्टिस पीसी पंत। जस्टिस पीसी पंत क्या होगा, आंसर होगा। इन्होंने किसको रिप्लेस किया दोस्तों, जस्टिस एचएल दत्तू को रिप्लेस किया। मतलब अगर आपको पूछ लें कि फॉर्मर चेयरपर्सन कौन थे, वो थे जस्टिस एचएल दत्तू। तो आप देख सकते हो जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत अपॉइंटेड एज एनएचआरसी एक्टिंग चेयरपर्सन, और इस अपॉइंटमेंट को प्रेसिडेंट ने इंप्रूव किया है, मतलब आप कह सकते हो रामनाथ कोविंद जी ने इंप्रूव किया है। और एनएचआरसी की कंडीशन तो मैं आपको बता चुका हूं किसको अपॉइंट करना है, लेकिन एनएचआरसी को 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है चेयरमैन और मेंबर्स को, या फिर मैक्सिमम 70 होगी, जो भी पहले पूरी हो जाएगा वो बंदा जो है वो यहां से चला जाएगा। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपने याद रखना है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका कोई आर्टिकल नहीं है, तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों, What is the theme of वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2021। और इसी के साथ आपने याद रखना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी दोस्तों आपने याद रख लेना है, क्योंकि ये भी जो है वो रिसेंटली पब्लिश किया गया था। किसकी तरफ से पब्लिश किया गया था, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, तो ये याद रखना है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की तरफ से इसको पब्लिश किया गया था। और इंडिया का स्थान दोस्तों इस रैंकिंग लिस्ट के अंदर जो है वो बहुत ही पुअर था, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि इंडिया प्रेस के अंदर जो है वो कितनी छूट देता है, 142nd रैंक है इंडिया का। और पहली जो टॉप किया है, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीडम है प्रेस को, वो कंट्री है नॉर्वे। लेकिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2021 का दोस्तों यहां से देख के पता लग रहा है इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, तो सी आंसर होगा। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो कौन से दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी जो है वो आपने याद रखना है। तो कब सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों, फटाफट बताएंगे कि किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत से बच्चे बता रहे हैं कि 3 मई को सर सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल सही है कि इस साल जो है वो 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, इवन हर साल जो है वो 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, 3 मई, ये भी आपने याद रखना है। तो आप यहां पे देख सकते हो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई 2021 को क्या किया गया, सेलिब्रेट किया गया। इसका थीम मैं आपको बता चुका हूं। और इसमें एक चीज और याद रखनी है दोस्तों, वो ये कि मारिया रेजा जो हैं उनको जो है वो बेस्ट आप कह सकते हो अवार्ड मिला है, किसके अंदर, वेस्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021, जिसको यूनेस्को या गुलियर्मो कानो अवार्ड भी कहा जाता है। और ये इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट और मीडिया एग्जीक्यूटिव है कौन सी कंट्री से, फिलीपींस से। तो ये आप सारी चीजें याद रख सकते हो। और इस दिन को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि
फ्रीडम ऑफ प्रेस या उनकी नीड्स को हाईलाइट कर सके, जो कि गवर्नमेंट या लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए प्रेस की और उनकी फ्रीडम की। मतलब किसी तरह से गवर्नमेंट को प्रेस की फ्रीडम को या रोकना नहीं चाहिए। और रिसेंटली हमने एक बहुत ही जाने माने एंकर को श्रद्धांजलि दी है, जो कि आज तक से बिलोंग करते थे, जिनका नाम था रोहित सरदाना जी। तो मतलब उसके अंदर भी आप मतलब इसको जो है वो न्यूज़ को याद रख सकते हो। तो आगे बढ़ सकते हैं, एक दो चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन यार पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे इसमें बाकी ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी दिन के जो हैं वो थीम है। जैसे कि आप सबसे पहला जो देख रहे हो इसमें आपको क्या मिल रहा है, एंड इनइक्वालिटीज। तो आपको पता है यार एंड इनइक्वालिटीज जो है वो किसका थीम हो सकता है, ये है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। किसका? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जो कि किस दिन मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे? ये मनाया जाता है 1 मार्च। कब मनाया जाता है? 1 मार्च। नेक्स्ट है दोस्तों हैप्पीनेस फॉर ऑल। क्या है? हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, मतलब सब लोग जो हैं वो खुश रहें, जैसे कि मैं आपको कहता हूं हमेशा खुश रहें। तो ये है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। और ये दिन दोस्तों कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस? ये मनाया जाता है 20 मार्च। कब मनाया जाता है? 20 मार्च। नेक्स्ट, द क्लॉक इज टिकिंग। ये तो मतलब अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हमने काफी बार डिस्कस किया है, खास करके ये हर्षवर्धन जी से जो है वो जुड़ा हुआ है। द क्लॉक इज टिकिंग दोस्तों थीम है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे का, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, जो कि 24 मार्च को मनाया जाता है। तो ये सारे के सारे थीम आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नल गुलाम मोहम्मद खान पास्ट अवे, उनका रिसेंटली देहांत हो गया। वो कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड थे? बहुत ही फेमस राइडर रहे हैं दोस्तों। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। और आपने नाम जो है वो याद रखना है, क्या है? गुलाम मोहम्मद खान, गुलाम मोहम्मद खान। और उनका फोटो भी आप यहां पे देख सकते हो। इवन ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं 1982 की जो एशियन गेम्स जो कि न्यू दिल्ली में ही हुई थी, इन्होंने टीम इवेंट में भी जीता है, इंडिविजुअल इवेंट में भी जीता है। तो दोनों में इन्होंने जो है वो ये अवार्ड जीता। फिर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता 1986 एशियन गेम्स के अंदर, जो कि साउथ कोरिया के अंदर हुई थी। उसमें इन्होंने टीम इवेंट के अंदर जो है वो ये ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मतलब वन ऑफ दी आप कह सकते हो बेस्ट इंडियन राइडर में इनका नाम लिया जाता है, जिनका नाम है जीएम खान, या आप कह सकते हो गुलाम मोहम्मद खान। और गोल्ड मेडल के बारे में खास तौर से इसमें याद रखना है, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है 1984 में, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एग्जामिनर आपको नहीं पूछ सकता। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आप सारी चीजें कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इनिशिएटेड पर्वत धारा योजना टू रिजुवेनेट वाटर रिसोर्सेज या वाटर सोर्स? तो पानी आ रहा है, पर्वत धारा का मतलब यही है जो पर्वतों से पानी आ रहा है, उसको हमने किस तरह से दोबारा रिस्टोर करना है, किस तरह से जो खाली पड़े हुए झरने हैं उसको दोबारा से भरना है। तो पानी की कमी को दूर करने के लिए इन पानी को दोबारा से जो है वो लेके आना, ग्राउंड वाटर को इंप्रूव करना है। कौन सी स्टेट ने यह कदम उठाया है? ये उठाया दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने। तो याद रखना है, आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो आप देख सकते हो पर्वत धारा योजना, रिजुवेनेट, रिचार्ज, एक्विफायर्स एंड हिमाचल प्रदेश। और आप देख सकते हो पर्वत धारा योजना स्टार्ट की गई। एक्विफायर्स का मतलब है जो अंडरग्राउंड वाटर है, जहां पे पानी जमा होता है, तो उसको कहते हैं एक्विफायर्स। तो वहां पे पानी लेके आना है, हमने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, ताकि पानी की कोई भी तरह की दिक्कत ना आ सके, खास करके इरिगेशन के लिए भी कोई दिक्कत ना आ सके। तो वाटर लेवल को हमने बढ़ाना है, ताकि पानी जो वो किस तरह से बचाएंगे, उसको बढ़ाएंगे पानी को बचा के, मैक्सिमम पीरियड तक हमने पानी को बचा के रखना है, जिसके कारण ग्राउंड वाटर जो है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो स्कीम को क्या कर रहा है? आगे बढ़ा रहा है। तो इस चीज को याद रखना है। और साथ ही साथ ये उन्होंने अपने बजट के अंदर जो है वो अनाउंस किया था 2020-21 के, मतलब लास्ट ईयर के बजट में उन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 प्रायोरिटी चेंज हो गई। कोविड-19 का पहले आ गया प्रायोरिटी, तो बाकी चीजें पीछे चली गई। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 20 करोड़ रुपया जो है वो क्या कर रही है? खर्च भी कर रही है। तो हिमाचल के दोस्तों आपको चीफ मिनिस्टर पता ही है, हिमाचल के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कौन है? जयराम ठाकुर जी। कौन है? जयराम ठाकुर जी। और गवर्नर बहुत ही फेमस बंडारू दत्तात्रेय जी। तो याद रखना है हिमाचल का खास तौर से बंडारू दत्तात्रेय जी। और 2 नेशनल पार्क्स दोस्तों अपने हिमाचल प्रदेश में याद रखने हैं, एक तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, एक पिन वैली नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन यार वीडियो को लाइक करना है, 700+ लाइक्स मुझे चाहिए। सब्सक्राइब करना है अगर आप पहली बार देख रहे हैं, और शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सेक्शन में, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज जिम्नास्ट हु गेट्स एशियन कोटा टू compete एट टोक्यो ओलंपिक्स? मतलब अब वो टोक्यो ओलंपिक्स में खेलेंगी, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि कोई गेम क्वालिफाइंग गेम जीत के आए होते हैं, फिर ही टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई होते हैं। लेकिन यहां पे ये क्वालिफाई हुई हैं
एशियन कोटा के थ्रू, मतलब एशिया का एक कोटा पड़ा हुआ था, वहां से जो है इस प्लेयर को चुना गया जिसका नाम है प्रणति नायक। तो आपने सिर्फ जो है वो ऑप्शन के थ्रू इसको कवर करना है, या फिर आप जितना क्वेश्चन स्लाइड में दिया हो उतना ही कवर करें, तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो आप देख सकते हो प्रणति नायक जो कि 26 साल की हैं, इंडियन जिम्नास्ट, वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, वो टोक्यो ओलंपिक्स में चली गई एशियन कोटा के थ्रू। बस इतना ही याद रखना है और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। आपको पता है 2024 की ओलंपिक्स जो हैं, 2020 की तो आपको बताइए टोक्यो में, 2024 की पेरिस फ्रांस के अंदर, 2028 की जो वो लॉस एंजल्स के अंदर हो रही हैं। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट, सत्यजीत रे, एक बुक थी दोस्तों जिसका जो कि सत्यजीत रे ने लिखी थी, कौन सी लैंग्वेज में? बंगाली के अंदर, लेकिन अब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, बाय इंद्रानी मजूमदार। एक तो ये याद रखना है। और इस बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है सत्यजीत रे का, बिकॉज सत्यजीत रे जी की हम 100th एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इवन जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग उन्होंने कहा है कि 100 साल जो है वो हुए हैं, क्योंकि आप कह सकते हो कि 2 मई को उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने कहा कि पूरा साल हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो ये याद रखना है दोस्तों। टाइटल क्या है बुक का? अनदर डजन स्टोरीज। अनदर डजन स्टोरीज, ये एक तरह की किड्स बुक है जिसमें 12 अलग अलग तरह की स्टोरीज हैं और इसको इलस्ट्रेट किया गया बच्चों के लिए, तो आप थोड़ा सा इसमें याद रख सकते हो। और एक बुक और थी, 3 रेज स्टोरीज फ्रॉम सत्यजीत रे, तो मतलब वो भी जो है वो इन्हीं की बुक थी। और वो आप कह सकते हो कि एक तरह की ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स हैं इनकी, जो इन्होंने जो है वो लिखी थी। तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ सत्यजीत रे जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपको। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वन लाइनर में हमारे पास पहला पॉइंट है, विजय गोयल टेक्स एडिशनल चार्ज एज द CMD ऑफ THDC इंडिया लिमिटेड। THDC का दोस्तों मतलब है टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उनके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो कौन लगाए गए? विजय गोयल जी लगाए गए। सिर्फ इतनी ही न्यूज को याद रखें जो इस लाइन में लिखी हुई है। नेक्स्ट आते हैं मोतीलाल ओसवाल जी ने, जो उनकी कंपनी है, उन्होंने छोटा सा शेयर जो है वो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो है वो खरीदा है। कौन से बैंक में? फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में। और आपको पता ही है स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, मैं ऑलरेडी आपके बाद बहुत बार जिक्र कर चुका हूं, लेकिन यहाँ पे आपने याद क्या रखना है? फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसकी स्थापना दोस्तों 2017 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके MD और CEO राजीव यादव हैं, राजीव यादव। नेक्स्ट आते हैं वेटरन गुजराती एंड हिंदी फिल्म एक्टर अमित मिस्त्री पास्ट अवे। मैंने वन लाइनर में इसको डिस्कस कर दिया क्वेश्चन को, फोटो आप शायद उसमें देख लोगे, क्योंकि मैंने फोटो जो है वो वहाँ पे शो की थी आपको दिखाने के लिए, क्योंकि वैसे शायद आपने नाम ना सुना हो, लेकिन बहुत मूवीज में इनके साइड रोल्स जो है वो रहे हैं अमित मिस्त्री के। जैसे कि जो मुझे याद है, यमला पगला दीवाना में इनका साइड रोल रहा है, तेनाली रामा के अंदर मैडम सर, है ना, ऐसी जो सीरीज हैं उनके अंदर जो है इनका बहुत बड़ा रोल है। और गुजरात के अंदर तो यार बहुत ही फेमस है, और इनकी एक्टिंग स्किल्स, क्योंकि ये थिएटर आर्टिस्ट से बिलोंग करते हैं, तो इनकी जो है वो अच्छी रही है। तो इसलिए आपने याद रखना है अमित मिस्त्री जी का नाम। श्रीलंकन क्रिकेटर थिसारा परेरा रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। सिर्फ नाम याद रखना है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, श्रीलंका से, नाम क्या है? थिसारा परेरा। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे 2 मई। तो यार यहाँ पे आपको जो है वो पूछ नहीं सकता एग्जामिनर कि यार वर्ल्ड लाफ्टर डे कौन से दिन मनाया जाता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा ये हर साल 2 मई को नहीं मनाया जाता, हर साल ये फर्स्ट संडे ऑफ मई को मनाया जाता है। फर्स्ट संडे ऑफ मई को, मतलब इस बार 2 मई को आ गया, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो 2 मई को इसको मनाया गया। 70 से ज्यादा कंट्रीज जो है वो वर्ल्ड लाफ्टर डे इस दिन सेलिब्रेट करती हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड लाफ्टर डे जो है वो इंडिया के अंदर 10 मई 1998 को ऑर्गेनाइज किया गया था बाय मिस्टर मदन कटारिया। और ये नाम मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल सके। आपने काफी लोगों को गार्डन के अंदर योगा करते हुए ऊंची ऊंची हंसते हुए देखा, जिसको लाफ्टर योगा का नाम दिया गया। वो ये डॉक्टर मदन कटारिया जी हैं जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, ICC बैंड श्रीलंकन नोवान जोसा फ्रॉम क्रिकेट फॉर 6 years ड्यू टू करप्शन। तो आपको पता है यार कि बहुत से प्लेयर्स को रिसेंटली बैन किया गया। अगर एक आधा होता तो आपको एग्जामिनर पूछ लेता, लेकिन अभी तो बहुत से को कर दिया है, तो पूछने के चांसेस जो है यहाँ पे क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो सिंपली 2-3 न्यूज हैं, इसमें पढ़ लें। लेकिन अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 2 और 3 में का क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या था? ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट्स प्रोवाइड एन अपडेट ऑन द स्टेट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्रेडिट रिपोर्टिंग। द रिपोर्ट इज पब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो बहुत ही सिंपल था यार, जो रिपोर्ट है खास करके जो पब्लिक और प्राइवेट क्रेडिट रिपोर्टिंग की तरफ से इकट्ठा करके एक डाटा प्रोवाइड किया जाता है कि कौन सी कंपनी जो है वो किस तरह से डेवलप हो रही है, किस तरह से उसका खर्चा है, कितना लोन है, ये सारी चीजें जो है एक रिपोर्ट के अंदर पब्लिश किया जाता है। इस रिपोर्ट कौन को पब्लिश किया जाता है? वर्ल्ड बैंक। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। इससे पता लग जाता है कि इकोनॉमी स्टेबल है नहीं है, तो ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो है वो पब्लिश किया जाता है।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, किस ईयर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एज ए गवर्नर ऑफ आरबीआई जो है वो सर्व किया है? तो आप मुझे ऑप्शन में बताएंगे, इनमें से देख के कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे ताकि मैं आपके आंसर को बता सकूं यार सही है या गलत है। सब बच्चों ने आंसर करना है। 700 प्लस लाइक्स दोस्तों मुझे चाहिए। सब्सक्राइब करना है अपने चैनल को, वीडियो को जो है वो शेयर करना है यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और साथ में बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन और टाइम मिल सके। यह फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से पढ़ते रहें, इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, और वीडियो को देखते रहें, पीडीएफ को पढ़ते रहें, आपका करंट अफेयर सेक्शन जरूर बूस्ट हो जाएगा। 90 से 95% करंट अफेयर दोस्तों हमारे ही करंट अफेयर से कवर होते हैं। यही जेन्युइनिटी है अफेयर्स क्लाउड की, यही जेन्युइनिटी हमारी टीम की है, यही हार्डवर्क है। और इवन बहुत से यूट्यूबर्स, मुझे बच्चे कमेंट करके बताते हैं काफी बार, बहुत से यूट्यूबर जो करंट अफेयर करवाते हैं वो हमारे ही करंट अफेयर को फॉलो करते हैं और उसी से चीजें जो है वो अपनी बनाते हैं। तो जिसके कारण जो है वो आपको ओरिजिनल सोर्स के ऊपर जो है फोकस करना चाहिए। जो हम अलग अलग तरह के इनिशिएटिव आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक हमने इनिशिएटिव रिसेंटली स्टार्ट किया वन लाइनर का, तो मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों को वो पसंद आया होगा। हमने बहुत ही मेहनत की है उसके ऊपर। उसमें अलग तरह से क्वेश्चन बनाने की हम कोशिश करते हैं ताकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन ना हो। हाँ, जो क्वेश्चन जो है ही इंपॉर्टेंट तो उसको उसी तरह से जो है वो लिया जाएगा, लेकिन हाँ अगर कोई क्वेश्चन और बनता हुआ तो हम उसमें जरूर नया क्वेश्चन बनाते हैं। और वन लाइनर में आपको याद रहने की जो है आपकी कैपेसिटी है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो गाइस इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहें। लाइक शेयर जरूर करना है, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने यूट्यूब चैनल्स पे, अपने आप कह सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में इसको शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, हमें फॉलो भी कर सकते हैं आप, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो आप हमें, हम आपको टेलीग्राम का भी बता देंगे, आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन आप हमारी पीडीएफ को सब्सक्राइब करें। 1 साल और 2 साल की पीडीएफ आप बाय कर सकते हो। ओरिजिनल सोर्स ओरिजिनल ही है, इसमें आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे, और साथ ही साथ ये प्राइस यार बहुत कम है। आप खुद देखोगे तो आप कहोगे यार हमें कहीं और से लेने की क्या जरूरत है, हम खुद ही इसको बाय कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस कोड को क्या करोगे, यूज करोगे। तो गाइस हमेशा कहता हूं लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो आजकल चीजें चल रही हैं हमारे घर से बाहर। तो मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी लाइफ का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि उनका ध्यान रखोगे तो अपने आप ही यार आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो मतलब जो भी आपके आसपास है उनको खुश रखें किसी भी तरह से, क्योंकि इस टाइम पे खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यही उम्मीद है कि आप इस वर्ड्स को मेरे को फॉलो करोगे और घर पे रहोगे, बाहर के काम कोई भी नहीं करोगे, घर पे बैठ के आराम से पढ़ोगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।